तरीके से काम करना है, वो अपने तरीके से काम करने लगेंगे। जिनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो वो अपने क्षेत्र में काम करने लगेंगे। सभी लोग मतलब अपने-अपने क्षेत्र में अ, अपना काम पे फोकस चालू कर देंगे। तो इससे ये होगा कि चीज़ें रुकेंगी नहीं, और जैसे-जैसे नई कोऑपरेटिव बनती जाएँगी, नए लोग आते जाएँगे, नए कार्यक्रम आते जाएँगे, तो उनको भी उसके साथ जोड़ा जाता रहेगा। और ये जो ब्लॉक एडॉप्शन के कार्यक्रम में जो एक स्थिरता सी आ गई है कि अभी हम काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जब कोऑपरेटिव बना लेंगे तभी काम शुरू होगा। तो हम उससे निकल सकते हैं, कोऑपरेटिव बनती रहेगी, उस बीच में लोग अपनी आय अ, जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। उनके यहाँ पर स्थानीय स्तर पे जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों के आधार पर छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बना के काम शुरू किया जा सकता है। तो इसी को बोला जाएगा कि सहकार और सहकारिता के पायलट प्रोजेक्ट। अब सहकार में सहकारिता नहीं है, लेकिन सहकारिता में सहकार है। तो पायलट प्रोजेक्ट में ये हो जाएगा कि जो हमारे विशेषज्ञ समूह हैं, वो जो साथी काम कर रहे हैं, जिनके पास ज़मीन है और जिनके पास जोश है, जो अपने क्षेत्र में कुछ आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या शैक्षणिक तौर पर या और किसी तौर पर काम करना चाहते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए समूह ओपन हो जाएगा, और उनके उनके साथ एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप में काम शुरू हो जाएगा। और जब उससे कोई प्रॉफ़िट होगा, तो उस प्रॉफ़िट का एक लाभांश जो है, जो हमारे सहयोगी उस प्रोजेक्ट में उनके रहे होंगे, वो आपसी सहमति से बाँट लेंगे। तो इससे ये रहेगा कि जो लोग उसमें जुड़े रहेंगे, तो उनको भी उनका सम्मान, उनका ऑनरेरियम मिल जाएगा, और जो साथी जिन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उनकी मेहनत का अ, फ़ायदा, मेहनत का रिवार्ड, मेहनत का इनाम भी उनको मिल जाएगा, और सभी लोगों को अ, परिवर्तन और रिज़ल्ट दोनों ही दिखाई देने लगेंगे। और फिर जैसे-जैसे समूह बड़ा होता जाएगा, तो उसमें कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूप लेंगी, और कुछ बाकी चीज़ों का। तो उसमें जैसे जिसकी की जो इच्छा है, उस हिसाब से वो अपने को एडजस्ट करता जाएगा। तो मॉडल बनाने पर ही आज का हमारा चर्चा रहेगा, और सभी साथी अपने अ, विचारों को, अपने मॉडलों को यहाँ बता सकते हैं कि किन मॉडलों पर वो काम करना चाहते हैं या करना शुरू किया है, और उसमें उनको सहयोग चाहिए, तो उसमें उनको दिया जाएगा। तो ये आज का चर्चा का विषय है, जिसको हमने दिया है, और इसी को सहकार और सहकारिता के माध्यम से किए जाने का एक हमें कार्य योजना, और जो उससे संबंधित जो मॉडल हैं, जहाँ-जहाँ पे भी जिन-जिन क्षेत्रों में वो मिलते जाएँगे, तो उसके साथ जुड़-जुड़ के बनाकर काम शुरू करने का शुरू कर दिया जाएगा। तो अब मैंने ब्रीफ दे दिया है। मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर सुभाष अलंगे जी से कि ये जो विषय मैंने रखा है, इस पर थोड़ा विस्तार दें, और वे प्रोग्राम का एक स्वरूप बताएँ, और साथ ही साथ इसमें जो कमियाँ हैं, जो मैं शायद गलत बोल गया या जो मैं मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, उसको भी इंगित करें। डॉक्टर सुभाष नलंगे। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज जो अभिषेक जी ने विषय रखा है वो बहुत अच्छा रखा है, और इसी के ऊपर ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, लेकिन हमने 5 जिले पहले फेज में सिलेक्ट किए हैं। पहला जिला है नागपुर, दूसरा जिला है वर्धा, तीसरा जिला है वाशिम, चौथा जिला है जलगांव, और पांचवा जिला है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ भी हमारे टीम ने अच्छी तरह से काम चालू किया है। हमने गांव लेवल तक काम चालू कर दिया है, ग्राम लेवल तक काम करना चालू कर दिया है। हमने हर जिले में ग्रुप बनाया है,
और हर 3 जिले का एक रीजनल सेंटर ऑफिस भी बनाया है। मेरा अहिल्यानगर जिला आता है पुणे रीजन में, जलगांव जिला आता है जलगांव रीजन में, वाशिम जिला आता है वाशिम रीजन में, वर्धा जिला आता है वाशिम रीजन में, और नागपुर जिला आता है नागपुर रीजन में। तो ये जो 5 जिले हैं, ये 5 भी अलग अलग टाइप के जिले हैं। जैसा अहिल्यानगर में 30 शुगर मिल है, और बहुत सारा उद्योजक है, कृषि विद्यापीठ है, तो वहाँ इरिगेशन भी अच्छा है। जलगांव में बनाना है। वाशिम में एकदम ड्राई लैंड है, कुछ भी नहीं है, सबसे भारत में गरीब जिला है, और वो हमने चुना है। और आदरणीय कमल टावरी जी की भी विजिट वहाँ हमने की है, और कैसा काम करना है, क्या करना है, इसका भी प्लानिंग किया है। वर्धा जिला तो गांधी जी और विनोबा भावे का जिला ही कहते लोग इनको। वो वर्धा जिला में हम गौड़व गाय के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो नागपुर जिला है वो संतरे की नगरी है, इसका भी हमने 3 जिले का एक रीजन बनाया है नागपुर। इसमें भंडारा और गोंदिया ऐसे 2 जिले भी हमने इसको जोड़ दिए हैं। 3 3 जिले का रीजन हमने बनाया है और काम कर दिया है। ये अलग अलग 5 जिले में, ये 12 रीजन में 5 जिले हमने चुने हैं, और वहाँ हमने अलग अलग टाइप पे, अलग अलग लेवल पे काम चालू किया है। मित्रों, कोऑपरेटिव खोलना भी वैसा कठिन काम है, ऐसा किसी के बस की बात नहीं है, और उसको चलाना और भी कठिन काम है। इसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है। बोलना आसान है, करने के बाद काम में लग गए तो बहुत मेहनत करता है। अभी मैं 4 दिन से जलगांव जिले में बैठा हूँ, और मैंने 15 ब्लॉक का संगठन किया। आज 15 ब्लॉक के बोर्ड लग चुके हैं, और कल ये पूरे लोग अभिषेक जी का जो फॉर्म है वो भरने के लिए ऑफिस आएंगे दिन भर। और कल हम 15 ब्लॉक के, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है वो पूरे जिले का, और जो रीजनल के प्रेसिडेंट है हमारे वो 3 जिले का, नंदुरबार धुले जलगांव का, ऐसा 3 जिले का वो भी फॉर्म भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले भी फॉर्म भरेंगे और ब्लॉक वाले भी फॉर्म भरेंगे। साथ साथ हमने 3 4 दिन में कुछ गांव से लोगों से हम जुड़े हैं जिन्होंने अच्छा खेती किया है। आज ही हम एक 40 गांव ब्लॉक के देवड़ी गांव से एक किसान से हम जुड़े हैं। वो किसान मामूली नहीं है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, और अपने गांव में आया है, और उसने गांव में ऐसा चमत्कार करके दिखाया है कि खुद ने करटुले की खेती की, ड्रमस्टिक की खेती की, और बहुत सारे काम उन्होंने किए। और आज 1 घंटा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के ऊपर उनका हमने संवाद लिया, भाषण किया। उन्होंने अच्छी जानकारी दिया उद्योग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में विशेष उन्होंने जानकारी दिया। मार्केटिंग कैसी करना है, क्या करना है, और जो उद्योजक है उसने मार्केटिंग की टेंशन नहीं लेना, मार्केटिंग की टीम अलग करना, ये उन्होंने सारा बोला है। ये हुआ मेरा अभी महाराष्ट्र का। दूसरा, मैं नेशनल कोऑपरेटिव का प्रेसिडेंट हूँ, इसके नाते मैं बाकी स्टेट के ऊपर भी ध्यान देता हूँ। तो मैंने उत्तराखंड के मेरे जो अजय पाल करके नेशनल कोऑपरेटिव के डायरेक्टर है, उनके गांव में 300 महिला का और पुरुष का समूह है, और वहाँ उन्होंने 32 लीडर चुने हैं। और 300 महिला और पुरुष के समूह में वो अभी प्लांटेशन करने वाले हैं 2 महीने के बाद। तो उनको जो प्लांटेशन करना है और जो क्लस्टर बना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने उनको, जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव चालू है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, उसी के हमारे एक डायरेक्टर है दिनेश करके,
उस दिनेश से बात करके मैंने बोला, दिनेश भाई हम गारंटी लेंगे और आपकी कोऑपरेटिव बहुत स्ट्रांग है, 6,000 लोग उत्तराखंड में आपके कोऑपरेटिव में जुड़े हैं, तो आप हमारे 300 लोगों के लिए प्लांटेशन करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कर दीजिए। तो उन्होंने हाँ बोला और मैंने अजय जी से बात किया, अभी 2-4 दिन में वो मीटिंग करके 300 लोगों की जिम्मेदारी ग्राम लेवल पे एक दूसरी कोऑपरेटिव एक क्रॉप के लिए सहयोग दे रही है। यानी सहयोग यानी उसका इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन एक क्रॉप निकलने तक वो सहयोग करेगी और अजय पाल की कंपनी उनका बायबैक लेगी और अजय पाल गारंटी के साथ कोऑपरेटिव का पैसा देंगे। ये भी एक मॉडल उत्तराखंड में हमने जलगांव में बैठकर बना के दे दिया है। अभी जो बात है वो है अपनी ब्लॉक लेवल पे। हम तो लोग अभी ब्लॉक इतना फोकस कर रहे हैं। आज भी मैंने भुसावल ब्लॉक का 4 बजे उद्घाटन किया और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो महिला है और बहुत होशियार है, एमएससीबी में जॉब भी करती और उसका 800 महिला का संगठन है और 800 महिला के लिए क्या काम देना ये इनको नहीं समझ रहा था। वो जब हमारे मीटिंग में आई और हमने समझा दिया कैसा कैसा काम करना, कैसा कैसा उनको ट्रेनिंग देना, सारे महिला को एक साथ नहीं ट्रेनिंग देना, जो 800 महिला के 8 लीडर है पहला हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो जाके अपनी 100 महिला को अलग अलग ट्रेनिंग देंगी या 100 महिला का सिलेक्शन करेंगी, 10-10 महिला का ग्रुप बनाएंगी। ये इनको समझा दिया तो इनका काम बहुत आसान हो गया। तो आज उद्घाटन के समय उनकी 4 महिला आई थी और 4 महिला कल यहाँ रीजनल ऑफिस में आकर मिलने वाली है। और ग्रामीण एरिया में काम करना इतना कठिन हो गया है कि लोगों के पास सब कुछ होके भी लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, सरकार से क्या मिलेगा, कोऑपरेटिव क्या देगी, आप क्या सहयोग देंगे। आज तो एक पट्टे ने अमरावती के ऐसी हाथ कर दी कि मैंने सुबह सुबह उसको गेहूं के बारे में बता दिया तो उन्होंने बोला सर मेरे पास 5 किलो गेहूं लेने के लिए पैसे नहीं है और मुझे 5 किलो का सीड आप दे दो और जो आप जानकारी दे दे वो भी दे दो। तो मैंने उनको ऐसी भाषा में समझा दिया कि भाई मैं सहयोग देने वाला हूँ, मैं रास्ता बताने वाला हूँ, मैं तुझे डीजल पेट्रोल डाल के गांव में पहुंचने वाला नहीं हूँ। मैं तुझे रास्ता बताऊंगा तो कैसी खेती कर, कौन सा बीज लगा, देसी बीज लगाओ, खेती कर और ऑर्गेनिक कर और बीज की बैंक बनाओ और अपने एरिया में काम कर। अगर नहीं जमता है तो तू दूसरे के प्लॉट इस साल देख ले, अगले साल पैसे कमाओ काम करके बीज ले ले और बीज लेके अगले साल तू गेहूँ लगा दे। ऐसी बात होने के बाद जब मैंने उनको जब बोला तो उनको समझ में आया। दिन भर उन्होंने विचार किया और 7 बजे उनका फोन आया, सर मैंने 5 किलो के पैसे जमा किए हैं और मैं कल आपको 5 किलो के पैसे भेज देता 3,000, क्योंकि मेरा बीज 600 रुपये किलो है और उसकी सब लोग जानते हैं भारत के सभी लोग कि उसकी बाली जो है 12 इंच है और 60 टिलर उसको आते हैं और एक बार बीज तैयार किया तो वो 25 बार इसको यूज कर सकता है, यानी बार बार बीज लेने की जरूरत नहीं है। ये अन्नपूर्णा नाम की वैरायटी है, अच्छी वैरायटी लोगों को मिल रही है। तो ये उन्होंने जान लिया और फिर वो तैयार हो गया। अभी ब्लॉक को हम पहला अडॉप्ट करेंगे और वहाँ वहाँ के कुछ गांव हम लेंगे, कुछ ग्रुप लेंगे, फिर जिले के पास आएंगे, जिले का फेडरेशन बनाने वाले हैं, वो बात अलग है, रीजनल का फेडरेशन वो भी बात अलग है। पहला हमारा फोकस रहेगा ब्लॉक, समूह, किसान, छोटे किसान, उससे थोड़े 1 एकड़ वाला किसान, 2 एकड़ वाला किसान, 5 एकड़ वाला किसान और 10 एकड़ वाला किसान। हम 10 एकड़ वाले किसान के पास ही जाएंगे। आगे के जो बड़े किसान हैं उनके लिए हम अभी इस साल काम नहीं करेंगे।
10 एकड़ तक काम करेंगे। तो हमने 1 एकड़ किसान वाले के जलगांव में हमें 100 किसान मिले हैं, और 100 लोगों को हमने हमारा पीक सिस्टम, क्रॉप सिस्टम दिया है, उनको क्या क्रॉप लगाना। और बाकी 2 एकड़ के भी हमारे पास 100 किसान आ रहे हैं, और 5 एकड़ और 10 एकड़ के वो भी 100 किसान हमारे हर जिले से हम मांग रहे, हर ब्लॉक से हम मांग रहे हैं। 15 ब्लॉक है, तो वो भी हमें किसान मिल रहे हैं। हमारा टारगेट है 400-500 किसान जमा करना, और अलग अलग टाइप के किसान के ऊपर काम करना, उनकी फेडरेशन के द्वारा उनको सहायता करना, बैंक के द्वारा उनको सहयोग देना, सहायता देना, जो नॉलेज लगेगा उसकी जानकारी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और उनका बीज उत्पादन करके हम बीज परचेस करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी एक बैंक बना देंगे, बीज बैंक। और इसके द्वारा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में बीज बांटने का काम करेंगे। ऐसा प्रयास हमने जलगांव से शुरू किया है। वाशिम में भी हमने तैयारी की है, वर्धा में गौड़व गाय की तैयारी की है, और नागपुर का ग्रुप जो है, हम शहरी भाग में वेजिटेबल कैसे पैदा करें और घर के ऊपर वेजिटेबल कैसे तैयार करें और शहर में कैसा बांटे, ये शहर के लिए हमने किया है। और ग्रामीण भाग में हम संतरे के ऊपर, जो नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते, तो संतरे के ऊपर कुछ प्लॉट बनाने का कार्य हमने चालू किया है। यानी लगभग हमने हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सब्जी भाजी, दूध, बकरी, मुर्गी, गाय और मत्स्य पालन, वाशिम जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम एक 2000 फुट बाय 100 फुट का एक तालाब है, उसमें मच्छी पालन कर रहे हैं। वो मच्छी पालन का व्यवसाय वहाँ हम समूह से कर रहे हैं। वो भी एक उद्योग अच्छा हो सकता है एक गरीब जिले के लिए, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। यानी खेती के पूरक जितने भी उद्योग है, उतने ही उद्योग हम कर रहे हैं। और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम हमारी जो कानपुर की सीबी फर्टिलाइज़र है, सीबीएल फर्टिलाइज़र, उसके हम प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। 6 ब्लॉक में 6 प्रोजेक्ट हम डाल रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के माध्यम से हम वो काम कर रहे हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, वो भी बीएससी एग्री है, फर्टिलाइज़र के ऊपर उन्होंने काम किया है। वो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं 8 दिन से, और उन्होंने जगह ही सिलेक्ट की है। हर ब्लॉक को हम पहले अडेप्ट करेंगे, और उसमें एक गांव चुनेंगे। उस गांव में बायोमास कैसा मिलेगा और फर्टिलाइज़र 20% गाय का फर्टिलाइज़र कैसा मिलेगा, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो गरीब लोगों के लिए है, लेकिन जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। जो समूह में आना चाहते हैं उनको हम ले रहे हैं, और समूह टीम बनकर काम करके एक अच्छा मॉडल हम दुनिया के सामने लाना चाहते। ये 5 जिले पहले हमारे इस महीने का मॉडल रहेगा, अगले महीने और 5 जिले रहेंगे। ऐसे 5-5 करके हम जनवरी तक पूरा 36 से 36 जिले कवर करने का हमारा टारगेट है। और उसी में हमारी सारी टीम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की लगी है, और भारतीय कृषक समाज की भी टीम उसी में लगी है। ऐसी टीम काम कर रही है कि हर जिले में 50 लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और सभी जगह हमारे ऑफिस हैं, सभी जगह ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहने की सुविधा है। और जो कोई हमारे पास ट्रेनिंग को आता उसके लिए भी सुविधा है। और नेशनल कोऑपरेटिव के भी एक एक डायरेक्टर को हम एक एक ज़िले में बुलाने वाले हैं जल्दी ही। और 27 दिसंबर में हमारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सर का जन्मदिन, जयंती रहता है। इस बार 27वीं जयंती है, और हमने 125वीं जयंती, 26वीं और ये 27वीं जयंती हम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, और वो कार्यक्रम भी हम जलगांव में कर रहे हैं। हम इसी में सभी नेशनल और भारत के लोगों को भी इनवाइट करेंगे, और जो हमारा मॉडल है वो दिखाएंगे, ब्लॉक लेवल का मॉडल।
हमारा ये कार्यक्रम 3 दिन का रहेगा। इसमें हम पूरे ब्लॉक के, गांव के मॉडल दिखाएंगे। इसमें गाय हमारा केंद्र बिंदु रहेगा, गौशाला भी रहेगी, भाजी सब्जी भाजी भी रहेगी, हॉर्टिकल्चर भी रहेगा, उद्योग भी रहेंगे, और विपणन, बीज उत्पादन, ऐसी विविध जो जो कोऑपरेटिव निकालते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। वो अपने को देखने को भी मिलेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। तो ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा जो नेशनल कोऑपरेटिव की गतिविधियां हैं उसके बारे में आपने बताया। अभी इसमें जो पक्ष है वो ये है कि अभी अलग अलग ब्लॉकों में जो साथी देश के अन्य हिस्सों में काम करने को तैयार बैठे हैं, अभी सहकारिता में वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है या कुछ अभी स्पष्टता उनको नहीं है या कुछ और कारण है, लेकिन उनके मॉडल बनाने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया है और वहां पर शुरू करना चाहते हैं। तो ये व्यवस्थित तौर पर इसको चलाने के लिए, क्योंकि जब कोई मॉडल बनेगा तो उसमें सभी संबंधित विशेषज्ञ जोड़े जाएंगे, आपसी चर्चाएं होंगी और चर्चा होने के बाद फिर वो जिस चीज पे सहमति बनेगी उस पे काम शुरू होगा। तो इसका एक कुछ जगह पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, लगभग पहले चरण में 20 जगह, और फिर इसके बाद ऐसे करके आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग 100 जगहों में कोशिश कर रहे हैं कि 100 जगह में शुरू हो। और उन मॉडल्स की जो सक्सेस होगी उससे हौसला मिलेगा अन्य साथियों को, और वो कोऑपरेटिव और जो अन्य तरीके हैं उनसे जुड़ करके और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे बीच में भाई कमलानंद जी हैं। मैं भाई कमलानंद जी से आग्रह करूंगा, अगर आपको आ, सुनाई दे रहा है, तो उसमें ये जो हमारा ग्राम सभा सलाहकार सेवा, और उसमें जो ग्राम स्तर, वार्ड स्तर, जिला स्तर पे जो साथी काम करेंगे, तो उससे उसी प्रोजेक्ट की सफलता पर होने वाले बड़ा लाभ का लाभांश किस तरह से बांटा जाएगा, किस तरह से काम होगा, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से सभी साथियों को बताएं। आदरणीय भाई कमलानंद जी। आदरणीय भाई कमलानंद जी। आवाज आ रही है आपको? जो ग्राम सभा सलाहकार सेवा के माध्यम से ये जो पायलट अलग अलग जगहों पर शुरू किए जा रहे हैं, मॉडल खड़े किए जा रहे हैं, इसमें पूरी प्रक्रिया जो आपने सोची है उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आदरणीय भाई कमलानंद जी। कुछ नेटवर्क का दिक्कत है क्या है शायद? मुझे लगता है नेटवर्क नहीं है सर का। हाँ, अभी नेटवर्क दिख नहीं नहीं है, रहे कुछ सर, ग्रुप में कुछ दिख नहीं दिक्कत रहे। है। आ, हम इस बीच में जो हमारे साथी हैं, आ, अनुपम जी, अनुपम जी से आग्रह करेंगे कि अनुपम जी, जो पिछले सप्ताह हम लोग कोऑपरेटिव के गठन पर चर्चा कर रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा और विस्तार से आप प्रकाश डालिए, ताकि हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा स्पष्टता है, जिसमें पैक से लेके और फेडरेशन तक, और जो अलग अलग चरण हैं उसमें जो विषय हैं, जो पेपर वर्क है, जो सावधानियां हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये मॉडल के तौर पर और छोटे छोटे समूह के तौर पर तो काम शुरू हो चुका है, शुरू हो रहा है। अभी इसको व्यवस्थित तौर पे और कोऑपरेटिव के तौर पे लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें जो आपके अनुभव हैं उसको आप साझा करिए, और केस स्टडी के तौर पे अगर कुछ आप बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो आपके अनुभव हैं उसको गहराई से समझने में साथियों को आसानी होगी। आदरणीय अनुपम जी। ठीक, धन्यवाद अभिषेक जी। सभी को नमस्कार। तो
आपने जो जानना चाहा है, मैं पिछली बार की तरह से फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको बिट्स एंड पीसीस में मेरे से तोड़ तोड़ के पूछते रहेंगे बीच बीच में, तो हम्म। आंसर और इलेबोरेटेड वे में अच्छा निकल पाएगा। जो जी। शुरू में आपने पूछा है उसका मैं बता देता हूँ, और जो मेरे प्रारंभिक विचार हैं वो भी बता देता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बोला, कोऑपरेटिव एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है, जिसमें यदि हम घुस रहे हैं और यदि उस परिपाटी में चलने की अपनी यदि इच्छा है, तो बिना ट्रेनिंग ग्रूमिंग के जाना थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि उसमें सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए, फॉलो भी करनी पड़ेगी। नहीं फॉलो करेंगे अ, जाने या अनजाने रूप से, तो हो सकता है कुछ एक आधा कॉम्प्लिकेशन भी काम में आ जाए। वहां पे जो लोकल इंस्पेक्टर हैं वो कुछ नोटिस दे दें या कुछ और हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसका वे आउट क्या है? इसका बड़ा सरल सा वे आउट है, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, इसी तरीके से चलना चाहिए। देखिए, सहकारिता ना एक संस्कार है, और सहकारी समिति उसका एक वर्किंग मॉडल है। उसी में एक और वर्किंग मॉडल अपने पास उपलब्ध होता है। उस मॉडल का नाम है स्वयं सहायता समूह। वो प्योरली सहकारिता के संस्कार पर ही चलता है। मोर और लेस चीजें वही होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे उसमें कोई शेयर कैपिटल, शेयर्स, क्या कहते हैं, लाभांश, शेयर पूंजी, इस तरह की चीजें उसमें नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम सहकारिता को पहले अनुभव करना चाहते हैं, जो हम समूह बना रहे हैं यदि हम भी वो काम करते हैं, तो हमें स्वयं सहायता समूह की तरफ से चलना चाहिए। 20 लोगों तक उस समूह में आप जोड़ सकते हैं, 20 की कैपिंग रहती है। और उस समूह के लिए कोई पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। आपका विधिवत बैंक में अकाउंट खुल जाता है, विधिवत आप लोन ले सकते हैं। उस अकाउंट के माध्यम से क्यूआर कोड या अन्य माध्यम से पेमेंट्स ले सकते हैं। ये सारे फायदे भी उसमें मिल जाते हैं हमें। तो यदि समिति बनाने में समस्या आ रही है, समय जा रहा है, हालांकि आजकल इतना समय नहीं जाता है, अच्छी से अच्छी जगह में भी देखें तो 15 एक दिन में सोसाइटियां आजकल रजिस्टर हो रही हैं। पर फिर भी यदि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो समूह को लीजिए। मैं एक केस स्टडी, जैसा भाई साहब ने बोला, तो मैं अभी प्रांत भूल रहा हूँ। एक प्रांत में क्या था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी पुरानी थी, पहले अच्छी चलती थी। धीरे धीरे कैसा हुआ, जैसे परिवार में होता है ना, कि आपस में जब परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो, थोड़े दिन बाद कम्युनिकेशन अगर कम हो जाए, तो धीरे धीरे परिवार में थोड़ा बिखराव आने लगता है। ऐसे उनके साथ हुआ था। पुरानी सहकारी समिति थी, अ, ठीक, पहले ठीक चलती थी, बीच में कुछ 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 दिक्कत आ गई, क्या आ गया भगवान जाने। उसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगे, दिक्कतें आने लगी। जो लोन वगैरह दिए थे वो भी रीपे नहीं कर पा रहे थे, समस्याएं आ रही थी। वहां पे जो नए एमडी आए, उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही सदस्यों को स्वयं सहायता समूह में नीचे फ्रेगमेंट कर दिया। क्योंकि जब ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, माने ये संख्या 100 से ऊपर पहुंची, तो व्यक्ति का व्यक्ति से सहकार जो है वो एट टाइम्स कभी कभार नहीं बन पाता। वो ऊपरी सहकार तो दिख रहा है, 100 लोगों के समूह का तो सहकार है, लेकिन वो कोऑपरेशन अमंग्स द मेंबर्स वो कभी कभार कम दिखता है। उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपने सारे सदस्यगण को नीचे समूह बना के जोड़ दिया, स्वयं सहायता समूह बना के। और उसके माध्यम से उन्होंने समूहों को अपना जो सेवाएं थी, चाहे ऋण देना हो, नीचे माइक्रो फाइनेंसिंग देनी हो, कोऑपरेटिव ने उस समूह को फाइनेंस करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, सदस्यों का आपसी तालमेल भी ठीक हुआ। छोटे इकाई में आने की वजह से उनमें डिसीजन मेकिंग, आपसी जो कम्युनिकेशन गैप था वो सभी दूर हुआ, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो गई, और उन लोगों को जुड़ाव ज्यादा महसूस होने लगा उस सहकारी समिति से। आज भी वो मॉडल वो विधिवत कंटिन्यूड है ना। आप मेरे को कल का समय देंगे तो मैं एक बार चेक करके बता भी दूंगा वो कौन सी सोसाइटी है और कौन से प्रांत की है। वो मॉडल एक अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। तो प्रारंभिक मेरा विचार ये है, यदि कोऑपरेटिव में दिक्कत है तो आप स्वयं सहायता समूह में आइए। इतना ध्यान रखिएगा कि स्वयं सहायता समूह में तब आपकी लीडरशिप तभी चल पाएगी जब जिस चीज के लिए समूह बन रहा है वो काम आप भी करते हो, या उसकी एक्सपर्टीज हो, नो हाउ बेसिक पता हो, तब बात वहां पे बन जाती है।
जी। जी। अनुपम जी, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आ, ये आपके जो अनुभव हैं ये सभी साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें एक बात और निकल के आती है, जो सहकारी समितियां होती हैं। अब जैसे कि हम सहकारिता विभाग, जो मंत्रालय है उसकी अगर वेबसाइट में जाते हैं तो उन्होंने सारे आंकड़े दे रखे हैं। अब उन आंकड़ों को अगर हम पाते हैं तो जो सहकारी समितियां हैं उनके उनमें से बहुत सारी चल नहीं पाती, बहुत सारे के साथ इश्यूज आ जाते हैं। तो अब क्योंकि इनकी तादाद लाखों में है, जो कि डिफेंट हो गई या फिर नॉन परफॉर्मर में आ गई, या फिर और कोई कारण हो गया जिसमें आपसी विवाद के चलते चीजें अटक गई, आपस में एक दूसरे के ऊपर ही केसेस हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में जो वो मूल कारण रहे, जिनकी वजह से ये स्थितियां बनी, तो वो प्रमुख 5 कारण कौन कौन से थे जिनकी वजह से वो स्थितियां बन सकती हैं कि एक सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इस स्थिति में आ जाती है। वो 5 कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये मुख्यतः होता है? वैसे तो सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन 5 कौन से मुख्य कारण आपको लगते हैं जिनकी वजह से ये स्थिति बनती है? क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, तो थोड़ा बताइए। देवदत्त जी, अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं करता हूँ। ठीक। तो कुछ प्रमुख कारण जो अब तक मेरे ध्यान में आए हैं वो मैं बता देता हूँ। तो कैसा होता है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो सहकारी समिति अक्सर जो बनती हैं वो अधिकारों के ज्ञान से बनना शुरू हो जाती हैं कि सब सदस्य को अधिकार क्या क्या हैं, उसमें उसके क्या क्या लाभ हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उनके कर्तव्य क्या होने वाले हैं, इस पे माने जो बनाने वाला है ना वो उतना बल दे के शायद कभी कभार नहीं कह पाता है। क्यों? क्योंकि उसको शायद समिति बनाने की जल्दी होती है। ऐसा होता है कि भाई एक बार कागज तो बन जाए, फिर आगे बातें तो होती रहेंगी। उसके कारण क्या होता है, वो उसके कारण जल्दीबाजी में कई बार ऐसा होता है कि जो कर्तव्य बोध कराना है, जो व्यक्ति को उसकी जॉब रोल की क्लैरिटी देनी है, वो यहाँ सदस्य है तो वो क्या करेगा जब वो ठीक से नहीं की जाती। तो हम माने कैसा होता है, जब प्रोडक्ट बेचना हो ना तो सिर्फ प्रोडक्ट के लाभ लाभ दिखाए जाते हैं कि भाई ये लाभ ये लाभ ये लाभ ये लाभ, खरीद लो जी प्रोडक्ट। ऐसे ही हम कई बार अपने सदस्यता अभियान में कर देते हैं कि जी सहकारी समिति का ये लाभ आपको ये मिलेगा, सरकार से वो मिलेगा, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये सब कह के उसे सदस्य बना लिया जाता है। बाद में दिक्कतें आना शुरू होती हैं। तो ये कर्तव्य बोध कराना थोड़ा नहीं, बहुत आवश्यक एक विषय है। आपको जान के आश्चर्य होगा, विदेशों में जो सहकारी समितियां बनती हैं उसके बनाने का एक एक उन्होंने प्रारूप बना रखा है कि आपको शुरू करना है तो स्टेप 1 क्या हो, स्टेप 2 क्या हो। और वो रिकमेंड करते हैं कि लगभग 1.5 से 2.5 साल के बीच में प्रॉपर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो सहकारी समिति बनेंगी वो सक्सेसफुल होंगी। ऐसा उनका एक एक आकलन है, एक एक उनकी स्टडी है। तो उन्होंने जो प्रोसेस बना रखा है उसके हिसाब से जब तक वो 1.5 साल लोग आपस में बैठते नहीं है, प्रॉपर चर्चा नहीं करते हैं, फिर उस प्रोसेस में जो व्यक्ति टिकता है उनको लेने के बाद फिर समिति रजिस्टर होती है, तब उनका बिजनेस ऑपरेशन शुरू होता है। ठीक है, तो हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जल्दीबाजी में अपने सदस्यों को चुनने में गलती ना कर दें। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि वो ठीक सदस्य है कि नहीं है, लेकिन कुछ एक बेसिक चीजें होती हैं जिससे आकलन हो जाता है। तो जो व्यक्ति बस ये कहे कि हाँ मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, कैसा होगा, तो समझ जाइए कि वो अधिकार ज्यादा मांग रहा है, कर्तव्य के प्रति शायद उसका ध्यान नहीं। एक। नंबर 2, सहकारी समिति दो चीजों का मिश्रण है। एक उद्यम, बिजनेस बिजनेस नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। कम से कम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने वाले हों उनको जो भी क्षेत्र मैंने सोचा गया है कि इस क्षेत्र में सहकारी समितियां कार्य करेंगी, उनको जरूर पता होना चाहिए।
हम लोग सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये देख के ले लेते हैं कि हाँ जी इसने पैसा लगाया या इसने सदस्य जोड़ा, इसके अलावा उसकी क्रेडेंशियल्स नहीं अगर हमने चेक करी, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता धरता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, उसके दम पे ही चीजें खड़ी होती हैं। तो यदि बिजनेस नॉलेज नहीं है दिक्कत होगी। अब बिजनेस नॉलेज के साथ साथ क्या है, सहकारी समिति एक संगठन भी है ना, माने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन संगठन भी है। अब संगठन कैसे चलता है? संगठन चलता है व्यक्ति के आपसी ट्यूनिंग से, है ना। तो यदि आपने पूरा बिजनेस उसमें अप्रोच डाल दी, लाभ 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 की बात करते रहे या बिजनेस 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 की बात करते रहे, लेकिन वो जो मैन टू मैन रिलेशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन है, अगर वो नहीं बन पाया तो भी समितियां आपकी फ्लॉप हो जाएंगी, है ना। वो उसमें आत्मीयता नहीं आएगी, क्योंकि शुरू में समिति की कुछ अपने क्रेडेंशियल्स तो है नहीं। आत्मीयता के आधार पर ही लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, पूंजी डालते हैं, काम करते हैं। तो ये दूसरा एक मेरा जो प्रारंभिक ध्यान में आता है कि दूसरा कारण ये है कि आप लोग अपना बोर्ड का, जो बोर्ड के व्यक्ति हैं वो अपना बिजनेस एक्यूमेन बढ़ाएं, बिजनेस का ज्ञान हो। सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं है, मतलब आपको अच्छी खेती आती है इसका मतलब ये नहीं कि आपका खेती से जुड़ा हुआ व्यवसाय चल पड़ेगा। उसके लिए व्यवसायिक ज्ञान आपको चाहिए, प्राइसिंग कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, वगैरह वगैरह। ठीक। तीसरा, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियां ये दोनों बैरियर पार कर जाती हैं, कालांतर में फिर उनमें दिक्कत आने लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभिन्न अंग है, आप इससे नहीं हट सकते। मतलब ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग है। जैसे हम लोग रोज बैठ रहे हैं, लगभग हर हर अलग अलग विषय पे बैठ के अपना समूह जो है अपना आत्ममंथन ज्ञानवर्धन कर रहा है, ऐसी सहकारी समितियों को भी यदि उसने अपने एजुकेशन ट्रेनिंग पे कंटिन्यूअसली खर्च नहीं किया, उसको एक एक्स्ट्रा खर्चा समझा, तो लिख के आप ले लीजिए, कालांतर में आप लोग अपना प्रभाव जो है वो खो बैठेंगे और आप लोगों को दिक्कतें आने लगेंगी। ठीक, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो लोग इससे भी पार पा जाते हैं ना, तो क्या होता है, देखिए आप जब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिजनेस में है ना, बिजनेस बिना कोलैबोरेशंस के नहीं चल पाते। ठीक है, तो आपको कोऑपरेटिव में प्रिंसिपल भी है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। तो यदि अगर आप उस माने उस सिद्धांत को आपने अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया ना, तो भी आपको भविष्य में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है, या दूसरी सोसाइटीज के साथ compete सा करने लगती है ना। वो कंपटीशन के चक्कर में चीजें पॉजिटिव की जगह कई बार नेगेटिव हो जाती हैं। इसलिए हमने माने जो सहकारिता के सिद्धांत में आया कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, एक सहकारी समिति दूसरे सहकारी समिति के साथ compete ना करे, कोऑपरेट करे, है ना। तो उसमें कॉपरेशन मांगना भी चाहिए, अगले को कॉपरेट करना भी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण अभी बताया ना कि एक समिति जो 300 सदस्यों की थी, उसको उन्होंने कोलैबोरेट करवाया 6000 सदस्यों से। ये यही बीच की भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चार प्रारंभिक विषय मेरे को ध्यान में आते हैं। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय वो तो है ही, जो कोऑपरेटिव का इनिशियल फाउंडेशन हो, यानी बिजनेस प्लान जो बनना है, सोसाइटी किस पे काम करेगी, उसकी कितनी शेयर कैपिटल होगी, इस विषय को बहुत ध्यान से करना चाहिए। कई बार कैसा होता है, हम मिसकैलकुलेट कर जाते हैं या कालांतर में जो चीजें आने वाली हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे दिक्कत हो जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, अमूल का आप उदाहरण हमेशा मैं देता रहता हूँ। अमूल जो आज आप देख रहे हैं, आज किसी किसान को वहां पे जुड़ना हो तो केवल 100 रुपए का शेयर कैपिटल देना है। अब ये 100 रुपए का शेयर कैपिटल आज से नहीं चल रहा है, 75 साल से भी अधिक से चल रहा है, क्योंकि अमूल हमारी आजादी से पहले बन गई थी, या उनका आंदोलन उस समय से शुरू हो गया था अमूल का। तो अब आप सोचिए, जो 75 साल पहले वाले लोग थे, 75 76 80 साल जितना भी हुआ, उस जो उससे पहले वाले लोग थे उन्होंने भी 100 100 रुपए कंट्रीब्यूट किया है। अगर उस समय का 100 रुपए, आज के 100 रुपए की क्या वैल्यू है, आप मेरे से ज्यादा समझ सकते हैं। तो यदि कोऑपरेटिव को इनिशियली पर्याप्त कैपिटल उनके सदस्यों ने नहीं दिया,
तो किसी भ्रम में मत रहिए कि आप तुरंत आएंगे और आपको तुरंत सरकार से ये सब्सिडी मिल जाएगी या बैंक से वो लोन मिल जाएगा। तुरंत कुछ नहीं होता है। तुरंत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्वयं सहायता समूह भी ले लीजिए, यदि वो चलेगी तो सदस्यों के सहयोग से चलती है। और उसमें सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, तन मन धन से सहयोग करना पड़ता है। तो ये 5 कारण मेरे को प्रमुख ध्यान में आते हैं। यदि हम ठीक कर लेंगे तो शायद डिफंक्ट होने के चांसेस लगभग 90% कम हो जाते हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे साथियों को। तो ये जो बातें निकल के आई हैं, इसी पर एक कदम और आगे हम बढ़ते हैं। वो बात ये है कि अभी बहुत सारे साथी जो हैं, जो पिछले 4-5 महीने से हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में हम जब अपने क्षेत्र को देखते हैं और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ की जमीनी हकीकत है वो भी हमें मालूम होना अति आवश्यक होता है। तो इसमें जो बिजनेस प्लान है, तो उसमें बिजनेस प्लान से पहले जो उस एरिया का रिसर्च है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षेत्र का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके और सारी चीज़ों को समझ के अच्छे लोगों को चिन्हित करके उनको साथ लेके उनकी अच्छी ट्रेनिंग करा के और थोड़ा सा प्रारंभिक स्तर पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करते हुए हम ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये सारे विषय इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, इसमें हमें और काम करने की आवश्यकता है, और चिंतन करने की आवश्यकता है, और चर्चा करने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान पे रखते हैं तो हमें एक चीज़ और भी समझ में आती है कि सहकारिता जो है, सहकारिता में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक संगठन चलाने की होती है और एक व्यापार चलाने की होती है। तो अब अ, कुछ लोग व्यापार चलाने के माहिर होते हैं लेकिन संगठन चलाने के लिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि व्यापार जो है वो मैनेजमेंट से चलाया जा सकता है, और लेकिन संगठन चलाने के लिए लीडरशिप की आवश्यकता है। तो अब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इतनी सारी विशेषज्ञताएं लग रही हैं और इतने इतना बड़ा क्षेत्र है और इतनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो उस क्षेत्र में लोगों का जितना बड़ा समूह होगा, विशेषज्ञों का जितना बड़ा समूह होगा, वो उतना ही हमारे लिए कारगर होगा। जितनी हमारा अच्छा संवाद होगा, जितनी अच्छी हमारी ट्रेनिंग होगी, तो वो हमारे लिए उतने ही कारगर होगी। अब ये सारे विषय यहाँ से अब शुरू हो जाते हैं कि हम जहाँ पे भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अगर कोऑपरेटिव बनाना है तो पहले हमें छोटे समूह के तौर पे काम करना शुरू करना होगा। और समूह बनाने के लिए भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए पहले स्वयं पे काम करना और स्वयं से काम करना शुरू करना होगा। और वो जो छोटे मॉडल हम बनाएंगे, जिन मॉडल का पायलट्स बनाएंगे, जिनको हम टेस्ट करेंगे, जिनसे हम कुछ पैसा कमाएंगे और जिनसे हम अपने स्थानीय साथियों को बताएंगे कि देखिए हमने इससे किया है, जब हम मिल के करेंगे तो हम इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। तो वो जो भरोसा है उसको पैदा करने में और लोगों को पहचानने में और साथ में आगे बढ़ने में और टीम बनाने में समय तो जाएगा। और वो समय जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, और आने वाली जो भी परेशानियां हैं उसको प्रारंभ में ही चिन्हित करके और दूर करने का एक उपाय भी होगा। तो मैं सुभाष नलंगे जी से आग्रह करूंगा कि ये जो हमारे मॉडल जो महाराष्ट्र में आपने बनाए हुए हैं और जो अन्य राज्यों में अभी हम लोग बनाएंगे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में हम बनाएंगे, तो वो जो साथी जो जिनके पास जमीन है या जिनके पास कोई प्रोग्राम है, वो किस तरीके से शुरू करें, किस तरह से हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें। और साथ ही साथ उसमें कुछ चीजें मैं भी जोड़ूंगा। डॉक्टर सुभाष नलंगे जी। नमस्कार। मैंने अम,
अप्रैल महीने में जलगांव में कोऑपरेटिव चालू कर दी। और क्या कोऑपरेटिव में 5 सदस्य थे मेरे मेरे विचार के। और जलगांव में हमने उस टाइम बीज के ऊपर काम करना चालू कर दिया। जैसा सहकार भारती जी ने बताया अभी, अनुपम जी ने, कि हमने भी यही लोगों को बोला कि भाई तुम 5 लोग आए तो मेरा सुन लो, मैं आपको बता देता कि कोऑपरेटिव में अपने को जाना है तो अपन बीज उत्पादन में जाएंगे। और महाराष्ट्र में अपन 200 एकड़ का ललिता बहुवर्षीय तूर एक बार लगाओ 25 साल चलाओ, ऐसे ही उसकी ऐड थी। और मॉडल भी था, पेड़ पौधे भी अच्छे थे। तो वो मॉडल हमने धुलिया से लेके अहिल्या नगर से लेके नागपुर तक बनाए हैं। आज हमारा नागपुर में 30 एकड़ का मॉडल है, यवतमाल में 10 एकड़ का मॉडल है, वाशिम में 1 एकड़ का मॉडल है, अमरावती में 25 एकड़ का मॉडल है, जलगांव में 10 एकड़ का मॉडल है, धुलिया में तो 5 एकड़ का मॉडल हमारा महाराष्ट्र में नंबर 1 का मॉडल है। और अहिल्या नगर के संगमनेर जैसा एरिया है। और वहाँ भी जवले कडलक करके एक गांव है जो अनार का फेमस गांव है और सब्जी भाजी का। उसी गांव में पहली बार तुअर का क्रॉप हमने लगाया है। ये हमने 200 एकड़ के मॉडल लगभग बनाए हैं और 200 एकड़ का रिजल्ट हम 4 महीने से ले रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं कोऑपरेटिव द्वारा। वहाँ कोऑपरेटिव के नाम भी रखे हैं और वहाँ बोर्ड भी लगाया है कोऑपरेटिव द्वारा ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। और इसमें कोऑपरेटिव का गाइडेंस है और इसका जो उत्पादन होगा वो कोऑपरेटिव लेगी 10-20% ज़्यादा दे के बाजार भाव से। और बीज उत्पादन का कार्य होगा, लोगों को अच्छा बीज मिलेगा। और ये प्लॉट भी आपको देखने को हम दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत मॉडल हमने अलग अलग टाइप के भी किए हैं, जैसे ड्रम स्टिक का किया है, करटोले जैसे एक सब्जी रहती उसका भी किया है, करेले का किया है, लौकी का किया है, टमाटर का किया है, संतरे का किया है, अलग अलग गांव में। और वही लोगों की हम एक विचार के लोगों की कोऑपरेटिव बना रहे हैं और उनका एक समूह बना रहे हैं पहले। और समूह बनकर समूह में किसी गांव के 2 लोग आते हैं, फिर पहले ब्लॉक का समूह बनना पड़ता है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट का समूह बनना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसा प्रचार होगा वैसे वैसे उनको लोग जुड़ जाते हैं। जैसे हिंगोली जैसा हमारा मराठवाड़ा का जिला है और उसमें एक लड़का हमें मिला 1 महीने पहले और वो गौशाला के ऊपर काम करता था। अभी उन्होंने पूरे गांव में कि जितनी गाय वाले हैं, पशु वाले हैं, उनका ही काम उसको दिया। तो उन्होंने सारी टीम बना ली और सर्वे करके धीरे धीरे एक गाय की कोऑपरेटिव बनाने का विचार किया। लेकिन मैंने बोला कोऑपरेटिव नाम मत दो, इसको समूह ही नाम दे दो। और 25 लोग समूह में आ जाओ। और 25 लोग समूह में आ गए तो कितनी गाय उनकी होती है सब मिलकर, तो लगभग 350 गाय समूह में हो रही है, गाय और बैल सब मिलकर। तो लगभग 300 गाय और 50 बैल, ऐसा उन्होंने मुझे आज सुबह बोला। और भी वो 5-10 लोग और भी जोड़ना चाहता है, तो मैंने उसको सुबह ही बोला कि तू 40 लोग जोड़ दे, फिर बाद में अपन 20-20 लोगों का समूह करेंगे। दो कोऑपरेटिव बाद में बना लेंगे, पहला समूह तो बना ले, इसको समूह नाम दे दे। लोग समूह का नाम बोलकर लोगों का भरोसा होता है, क्योंकि समूह के लिए महाराष्ट्र में लोन बहुत अच्छा मिलता है, समूह अच्छे चलते हैं। तो वो भी एक कोऑपरेटिव निकालने से पहले समूह निकालो, ये भी बोलना सही रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं 1 महीने से उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और मैंने 1 महीना 15 दिन पहले ऐसे ही बोला, कोऑपरेटिव बाद में बोल दे, पहले समूह निकालना है ऐसा बोल दे।
और एक बैल का समूह, गाय का समूह, संतरे का समूह, मैंगो आम का बगीचा वाला समूह, तुअर का बगीचा वाला समूह, ऐसे अलग अलग मॉडल हमने बहुत सारे किए हैं और उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। इसमें 1 एकड़ से 10 एकड़ वाले किसान हैं और सभी अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बोला है कि हार्वेस्टिंग के समय हम मदद करेंगे और कुछ दवाई के लिए हम आपको सहयोग देंगे, कौन सी दवाई मारना, कैसी मारना, और इसका क्लीनिंग ग्रेडिंग का एक जगह से करेंगे और इसके मार्केटिंग के लिए भी आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें हजारों टन माल लगता है कि हम जिनके साथ एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ, तो इनको बहुत माल लगता है। हमारी एक नागपुर में कंपनी है, मैं भी उसमें डायरेक्टर हूँ, तो उसमें रोज 200 टन माल लगता है, चना, तुअर दाल बनाने के लिए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नहीं आता। लेकिन समूह बनने में अभी दिक्कत आ रही है बहुत जगह, और 20 लोगों का समूह बनाया और आगे चला गया तो उसकी कोऑपरेटिव करना आसान रहेगा। और वो 20 लोग एक विचार के होना चाहिए, और उनके 20 लोगों के पास अगर 5 एकड़, 2 एकड़ और 10 एकड़ ऐसा मिला के 5 एकड़ भी बोल दिया तो 50 एकड़ लैंड कम से कम 20 लोगों में तो परमानेंट मिल जाएगी, गारंटी के साथ मिल जाएगी। और 50 एकड़ का एक जैविक खेती का ग्रुप भी अच्छा बना के वो कोऑपरेटिव बाद में एक उत्पादन लेके उसको मार्केटिंग करने में या प्रोसेस करने में या ड्राई करने में, सब्जी भाजी या कोई जैसा है वैसा प्रोसेस करने में कामयाब हो जाएंगी। और उसके लिए फाइनेंस देने के लिए बहुत सारी बैंक है, कोऑपरेटिव है, संस्था है। और आज तो हमने ऐसा निर्णय लिया कि जलगांव जिले के हर ब्लॉक के ब्लॉक प्रेसिडेंट ने अगर समूह बना लिया तो हम उसको 1 एकड़ नर्सरी कृषि विभाग के द्वारा दे देंगे, म्हणजे शेड हाउस यानी शेड नेट। कृषि विभाग की योजना है 1 एकड़ का शेड नेट बनाओ, इसमें हम 70-75% तक अनुदान बिठा देंगे और बाकी काम थोड़ा लोगों ने किया तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो 1 एकड़ की नर्सरी का हम प्रयास कर रहे हैं, बनाना की नर्सरी, तुअर की नर्सरी, अन्य पौधे की नर्सरी। तो हमने हमारे जो समूह ब्लॉक के जो भारतीय कृषक समाज के प्रेसिडेंट है उनको पहला संगठन का नारा बोला है, संगठन करके फिर मॉडल बनाओ अलग अलग टाइप के। और 15 ब्लॉक है तो 15 टाइप के है। जलगांव में 10 ब्लॉक तो ऐसे है कि वहाँ बनाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन बनाना का जिला कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। सुभाष जी और आदरणीय अनुपम जी ने, आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय अनुपम जी ने काफी बढ़िया बातें बताई, काफी विस्तार से सारी बातें बताई। दो काम जो शुरू हो चुके हैं, एक तो बहुत सारे साथियों को शिकायत रहती है कि उनको वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, चाहे वो बीज हो चाहे वो अन्य चीजें हो। तो उसके लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाने की प्रक्रिया पे हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें सूचना रहे। ये कोई दुकान नहीं होगी, एक सूचना का डैशबोर्ड होगा और उसमें आपको जानकारियां मिल जाएंगी और सभी लोग अपने अपने उत्पादों को डाल सकेंगे। और साथ ही साथ उनको हमारे साथियों को भी पता होगा कि कहाँ से क्या मिल सकता है और उसका रेट क्या है। सारी चीजें उसमें उसका ब्यौरा होगा। दूसरा क्या है कि जो साथी अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर या समूह के स्तर पे मॉडल बनाना के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, ऐसे कई सारे साथियों ने अपने नाम दे दिए हैं। बाकी साथियों के लिए हमने चैट बॉक्स में हमारा जो ब्लॉक एडॉप्शन फॉर्म है वो डाला हुआ है, उसको भर के और वो हमें सूचित कर सकते हैं उनके विषय के बारे में, उनके कार्य के बारे में, ताकि हम लोग उनसे सीधे जुड़ लें। और साथ ही साथ ये जो उनका क्षेत्र है उसके अनुसार हम और उनके विषय के अनुसार उनके विशेषज्ञों को जोड़ दिया जाएगा और वो काम जो है वहाँ पर हम लोग मिलकर शुरू कर देंगे। तो ये दो विषय हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न आते हैं, आप सभी के बहुत सारे प्रश्न होंगे।
तो आप सभी लोग बारी बारी से अपना हैंड रेस करके प्रश्न कर सकते हैं। 15-20 मिनट हैं, आप सभी लोग बारी बारी से प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न संक्षेप में करें और उत्तर भी संक्षेप में दिए जाएं, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो अपना नाम, नंबर और जिला और अन्य विवरण चैट बॉक्स में डाल दें, बस इतना अनुरोध है। तो मैं आमंत्रित करता हूं सभी साथियों को कि वो अपना बारी बारी से प्रश्न पूछना स्टार्ट करें। हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके सीधे प्रश्न कर सकते हैं। और सुभाष जी से पूछ सकते हैं, अनुपम जी। 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 अभिषेक जी, अभिषेक जी। जी, जी। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो समूह वाले हैं, बनाएंगे हम समूह, जो ब्लॉक के नीचे का जो आप समूह की बात कर रहे हो, समूह में जो आप कह रहे हो जो फॉर्म भरना है, तो उन सबसे भी भराया जाएगा ना? सभी से भराया जाएगा। हाँ, तो सभी से। उसकी प्लीज हाँ, उसका फॉर्म का मेरे को अभी वो मिला नहीं यहाँ पर, उसको अगर भेज देंगे तो कल मैं मैंने निकाल कल भी मैं भेजा जा था। हैं? अभी कल भेजा है? हाँ, कल भी भेजा है, अभी मैं तुरंत भेजता हूँ। नहीं नहीं और नहीं नहीं, चैट। सुनिए एक मिनट, जो जो मैंने भरा है वो है क्या? जो मैंने हाँ, भरा है वही है। कल आपने वही है। वही है? वही है। तो हाँ, वही है। तो उसको हम उन लोगों से कैसे भराएंगे, उनकी हार्ड कॉपी पर या इसी पर हो जाता है वो? इसी पे हो जाता है। इसी पे हो अच्छा, जाएगा, उनके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो भर देंगे। बस ओके उनका ओके। गूगल का अकाउंट बना हो, मतलब जीमेल का अकाउंट बना हो, ये कंडीशन जी है। जी, ओके ओके, बाकी हो ठीक, जाएगा। थैंक यू। जी। जी। अन्य साथी अपना प्रश्न, अपने विचार रख सकते हैं, अपने को अनम्यूट करें, अपना हैंड रेज करें और प्रश्न करें। जी। बलदेव जी। बलदेव जी। सभी को नमस्कार। अभी जो हमारे ये चला हुआ कोविड साथी का, इसका विस्तार तो हम करते जा रहे हैं, परंतु कुछ प्रश्न हैं, कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं। जैसे हमारी कोविड साथी बनती है तो लेटर उसमें कोई ऐसे लोग घुस जाते हैं जो कि बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो उनकी रोक के लिए हमारे पास क्या समाधान है? दूसरा भी एक हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक उदाहरण आया है कि हम अपने कानडा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जो डायरेक्ट बॉडी थी, उसने मतलब करोड़ रुपए का घपला किया, भ्रष्टाचार किया, और अंततोगत्वा अब सारा बोर्ड भंग कर दिया गया है। तो क्या अपने इस अपना जो कोविड साथी का जो हमारा चला हुआ है व्यवस्था, उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और ऐसा कोई व्यक्ति इसमें ना घुस जाए जो कि बाद में सारे बोर्ड को, सारे इस हमारे प्रकल्प को बदनाम कर दे, इसके लिए आपके पास क्या समाधान है? बलदेव जी, इसके पास समाधान ये है कि जो कोऑपरेटिव निकाल रहा है और कोऑपरेटिव काम में काम कर रहा है, तो कोऑपरेटिव में जो लोग आएंगे स्टार्टिंग में, अपने नेशनल कोऑपरेटिव में भी बहुत लोग आए थे, लेकिन हमने जैसा फिल्टर किया और जो लोगों की परीक्षा लिया, उनका काम देखा, और उनकी ये सब आपको चेक करके ही लेना पड़ेगा। और जो सारी निर्णय है वो बाकी लोग बैठ कर ही करते, ऐसा कोई मन से कोई निर्णय नहीं लेता। जो भी निर्णय लेना है सभी डायरेक्टर को पूछ के ही कोऑपरेटिव में निर्णय लिए जाते हैं। और क्रेडिट यानी बैंकिंग क्षेत्र में जो पत संस्था है वो अलग है कोऑपरेटिव, उसी में सभी जगह, जैसे हमारे जलगांव में 300 से ज़्यादा पत कोऑपरेटिव डूबी है, लेकिन आज भी जलगांव के लोग कोऑपरेटिव में आने के लिए तैयार है, क्योंकि इस गांव में अब मैं 5 दिन में घूम रहा हूँ, तो यहाँ बोले कम से कम 300 350 कोऑपरेटिव डूबी है, तो भी लोग कोऑपरेटिव में आना चाहते, क्योंकि कोऑपरेटिव में ही कई कई लोगों का फायदा हुआ है और कई लोगों कोऑपरेटिव द्वारा प्रगति हुई है, और अच्छे लोग आके कोऑपरेटिव बने। और इसके लिए सभी लीडर लोगों ने, जैसे महाराष्ट्र में मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं अभी 15 कोऑपरेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 15 कोऑपरेटिव में मेरी कड़ी नज़र है, और कड़ी नज़र रख के मैं लोगों का सिलेक्शन करके दे रहा हूँ 6 महीने से, क्योंकि मैं बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के मूड में नहीं हूँ। मैं पहले लोगों को लेता, उनकी टेस्ट लेता, उनको काम देता, रोज़ उनकी जूम मीटिंग लेता,
और ये सारे चीज़ें करके ही हम आगे जा रहे हैं। मैंने तो जलगांव कोऑपरेटिव से भी 2-4 लोग निकाले हैं कि जो बिगर काम के थे और उनके विचार अच्छे नहीं थे, तो उनको हमने सम्मान से नारल दे के, श्रीफल दे के बाहर निकाला है और नए लोगों को एंट्री दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अन्य साथी जो पहली बार साथी जुड़े हुए हैं वो भी प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना चैट बॉक्स में नाम, नंबर और क्षेत्र डाल सकते हैं। ब्रिगेडियर राजा राम जी, आप जी अपना जी विचार रखिए जी। जी, बहुत अच्छी बात है। और यही बात मैं देख रहा हूँ अनुपम जी की भी और नालंगे साहब की बहुत दिन से यही चल रही है। और आज का जो जो समूह का विषय आया है, हम लोग भी जो इसमें काम करने के लिए कह रहे हैं कि पहले हम समूह बना लें, तो वो सिलेक्शन है, एक सदस्यता लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और वो उस कैसा है कैसे नहीं है, वो नालंगे साहब को बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनमें और लोग भी मदद कर सकते हैं। तो पहले हमें समूह ही बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब विषय क्या क्या लें, विषय हमें अभी शुरुआत में 2 विषय ही मैं पहले रिकमेंड करता हूँ। एक एग्रीकल्चर और दूसरा पशुपालन। वैसे तो ये दोनों एक में भी एक हो सकते हैं, एक उसी समिति के साथ काम दोनों भी कर सकते हैं। तो ये विषय हम लें और फिर धीरे धीरे फैले। पर जो ये सामूहिक रूप से काम करना शुरू में, उसमें आप एकदम इमीडिएटली मत सोचिए कि आपको क्या ज्यादा फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो ट्रेनिंग और उसमें आने दीजिए। उस टाइप के आदमी जैसे जोड़ रहे हैं नालंगे साहब, हमें वैसे बढ़ना चाहिए। हमें रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और हमें समूह के रूप में या उसको सामूहिक कुछ और भी रूप दे सकते हैं, जैसे अनुपम ने बताया सेल्फ हेल्प समूह टाइप। तो सेल्फ हेल्प ये होगी कि भाई तेरे पास 5 गाय है, मेरे पास 6 गाय हैं, और हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो मिलके बेचेंगे ताकि हमें अच्छा प्राइस मिले, वो मिले। और फिर हम ऐसे हमारे 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, तो उनको हम एक इसमें सहकारिता के रूप में ले लें और उन्हीं में से अपने आप आ जाएंगे कि ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है, मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। तो ये जो इसको आप कह रहे हैं, अनुपम जी कह रहे हैं, हमारे सुभाष नालंगे जी कह रहे हैं, इसी को मैं बता रहा हूँ कि ये इसके 3 चरण हैं। पहले व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को तैयार होना, उसके लिए जो भी उनका 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ है, वहाँ के मॉडल के लिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर दूसरा जो है चरण इसका समूह, मतलब स्वयं सहायता समूह, जिसमें कि 10, 15, 20 लोगों का समूह बना के और इसको समूह के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा जो चरण है, जब समूह मजबूत हो जाए तो उसको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रक्रिया से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसको तो गठित किया ही जाएगा, उसको बिल्कुल गठित किया जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य संबंधित विषय हैं, बीज, खाद और इन सब चीजों के, उसके लिए ऑनलाइन एक सिस्टम रेडी किया जा रहा है। वो जैसे जैसे बनेगा तो वैसे वैसे चीजें आप लोगों को और सहूलियत होगी। और एग्रीकल्चर, पशुपालन की बात की ब्रिगेडियर साहब ने, तो मैं इसमें 2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा। इसमें प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और जो सर्विसेज, इस पर भी हमें कोऑपरेटिव और समूह बनाकर काम करने की आवश्यकता है। इस पर भी हम लोग काम करेंगे, ऐसा मेरा मत है। और साथ ही साथ इस पे अगर हम जाएंगे तो चीजों में और गति आएगी। नहीं, एग्रीकल्चर का पार्ट है मार्केटिंग जी जी, नहीं, सेवाओं की पूरा। बात कर रहा हूँ, सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, मतलब जो सेवाएं होती हैं, जो इसका अभी हमने पिछले 4 दिन पहले चर्चा की थी, वो एक बहुत बड़ा व्यापार का एक विषय है और जिसमें काफी काम किया जा सकता है। ऋषि आरोग्यम से संतोष कुमार जी हैं। संतोष कुमार जी, अपने को अनम्यूट करिए और प्रश्न करिए। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर। और वैसे तो मैं पिछले 5 वर्षों से एफपीओ चला रहा हूँ और लगभग 2 वर्ष से सहकार भारती की भी सेवा दे रहा हूँ छोटे से। और आज मुझे इस
ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला। हमारे एक साथी हैं, उन्नाव के रहने वाले, उनके जरिए से नजा सिंह जी से। वैसे आप लोग क्या हम सभी लोगों की सहकारिता की अगर बात करें तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। और डॉक्टर साहब ने अभी बताया, प्रोडक्ट तो लगभग जितने भी हमारे समूह बना रहे हैं सभी के पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और कुछ लोगों के बिक भी रहे हैं। तो जो मार्केटिंग का जो आपने सब पार्ट दिया है, उस चीज पे थोड़ा सा बल दिया जाए। अभी जैसे हम कृषि आरोग्य उपचार के नाम से कुछ अपने प्रोडक्ट बना करके अपने कोई जो स्टोर रखने में डाल करके बेच भी रहे हैं, चल रहा है, लेकिन वो चीज नहीं आ पा रही है जो कि हम अपने समूह को बहुत अच्छे से मजबूत कर पाए। तो इसमें एक मिलकर के ही व्यापार को और मार्केट को अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को लीड कर रहे हैं जो भी सभी लोग साथी लोग, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सहकारिता उत्तर प्रदेश में तो अभी बहुत कम है। महाराष्ट्र की, गुजरात की सहकारिता बहुत अच्छी है और हम भी चाहते हैं कि काश हम लोग भी आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ पाएं। इसके लिए एक छोटी सी पहल हमारी भी रहेगी। और आगे, आज मैं पहली बार इस ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं जुड़ा हूँ पहली बार, तो ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि जी। ये जो आपने बात रखी बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग। तो ये दो चीजें हैं, अगर इस पे कोई भी कोऑपरेटिव या एफपीओ कंट्रोल कर लेता है तो चीजें बहुत बेहतर कर सकता है, और इसकी अति आवश्यकता है। आप अपना नंबर, नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग अलग से भी बात करेंगे, और ये जो जितने जो समस्याएं आ रही हैं इसको मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अन्य साथी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो कोई भी साथी। भास्कर पाटिल जी, भास्कर हाँ पाटिल जी। हाँ, मैंने पेज किया था पहले, लेकिन अब ये रिकॉर्डिंग चल रहा था करके मैंने फिर और नीचे भी कर लिया था। लेकिन मैंने अभी सोचा कि आप बोल रहे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता था अनुपम जी ने जो बताया कि रजिस्ट्रेशन है तो ऐसा थोड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हमने कोई फ्रॉड किया नहीं, हमने किसी ने ठगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? और हमारा उद्देश्य भी साफ है। तो इसलिए अनुपम जी कृपया करके हमें बताइएगा कि क्या हो जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन न होते हुए हमने नियोजित कोऑपरेटिव के द्वारा, प्रपोजल के द्वारा हमने काम शुरू किया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये अगर अवगत किया तो हमें अच्छा रहेगा। जी आदरणीय अनुपम जी। जी भाई साहब, मैं बिल्कुल बताता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा क्या, कम से कम भी कुछ नहीं होगा। हाँ, जो सबसे बहुमूल्य चीज है, समय, उसका नाश जरूर होगा। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है। आप अपने हिसाब से उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। उसके डिसोल्यूशन का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। आपको बंद भी करनी है तो उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। जो शेयर कैपिटल है अपने सदस्यों को सबको वापस भी करने हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में विधिवत समय जाता है। स्वयं सहायता समूह में कैसा है, खोल लिया, चला चला, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब चीज आपके हाथ में है ना। तो जो खोलने और बंद करने का समय जो जाने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो आप लोग बचा सकते हैं। एक ये फायदा है। और माने कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं होगी, अगर सब चीज ठीक है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताई, क्योंकि डिसॉल्व करना भी एक अपने आप में एक हेडक होता है, और बहुत सारे उसमें लीगल और वो इश्यूज होते हैं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो होता है वो टॉप लेवल से पे तक जाते हैं। तो एक बहुत सारे इशू आते हैं इसमें, इवन सिविल और ये सारे इश्यूज भी हैं। तो अन्य साथी, अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं। अजय पाल सिंह जी, मैं कुछ नाम लेता हूँ।
आर्थरविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हरिराम गोदारा जी, शिवांग शर्मा जी, श्रवण कुमार जी, कुमार सिंह जी, सोनू पटेल जी, टेक करके एक साथी का नाम आ रहा है, विजय मुरली केशव जी, विकास दीक्षित जी। कोई भी साथी अगर कोई विचार कोई विषय रखना चाहता है तो रख। विजय मुड़े, हाँ, विजय मुड़े टाउन जी। विभाग जवार प्रोड्यूस कंपनी जी, विजय मुड़े जी। माइक ऑन कर दीजिए विजय मुड़े। विजय मुड़े जी, माइक ऑन कर दीजिए। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में अपना नंबर जरूर डाल दें। तुलसीदास मदास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने माइक अनम्यूट किया है। हाँ, एक पूछने का था मुझे। जी। कोऑपरेटिव के लिए डायरेक्टर के लिए कास्ट वाइज चाहिए क्या? डायरेक्टर कास्ट वाइज लेना पड़ता है क्या? सुभाष जी, अनुपम जी, ये एक थोड़ा अजीब क्वेश्चन आया है जी। नहीं भाई साहब, कास्ट वाइज का कुछ नहीं है। कई स्टेट्स में और सेंटर में भी ऐसा है कि हाँ कुछ रिजर्वेशन है 2 या 3 के लिए। हाँ SC ST हाँ और महिला, हाँ इसके लिए रिजर्वेशन है, बस उतनी सीट रिजर्व रखनी पड़ती है। बाकी कास्ट हाँ, का कोई ऐसा इशू नहीं। नहीं है। ओके, थैंक यू। जी। अंतिम प्रश्न कौन करेगा? क्योंकि समय हो चुका है। कोई भी साथी, और मैं पुनः अनुरोध करता हूं जो साथी पहली बार जुड़े हैं अपना नाम नंबर डाल दें ताकि सूचनाएं उनको हम दे सकें कार्यक्रम की और अन्य चीजों की। जी, हरिराम गोदारा जी, हरिराम गोदारा जी। श्री हरिराम गोदारा जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, नमस्कार। मैं हरिराम को कंपनी, तो अपना जो कोऑपरेटिव ये जो किया चल रहा है, मुझे जैसे एफपीओ के भी साथ में ऐड कर रहे हैं क्या? हेलो। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, फिर से प्रश्न दोहराएंगे? मेरा प्रश्न ये है कि जो एफपीओ बने हुए हैं, जो जैसे मैं एफपीओ में डायरेक्ट हूँ, तो एफपीओ एक मतलब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से है, या एफपीओ को भी अपने साथ में जैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एफपीओ भी ऐड हो सकते हैं। बस ये है कि कुछ चीजें हैं जिसमें एफपीओ की कुछ लिमिटेशन है। बाकी एफपीओ भी ऐड हो सकते हैं, कंपनी भी ऐड हो सकती है, सभी ऐड हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग ऐड हो सकते हैं। और क्योंकि प्रयास ये है कि सामूहिक रूप से हम एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए आर्थिक हाँ, स्वावलंबन ठीक है और सर। स्वदेशी और देश को बेहतर बनाएं और अपनी आर्थिक विकास करें, तो उसमें सभी जुड़ सकते हैं जी। हमारे क्या आ, केवल सिर्फ जीरे पे काम कर रहे हैं हम। हमारा जीरे का फील्ड है, राजस्थान बाढ़ के जालो। अच्छा अच्छा, जीरे का है। हाँ, हाँ, तो हम तो जीरे बहुत पे बढ़िया है। मतलब आप अपना नाम नंबर डाल दीजिए। हम लोग हमने संपर्क डाल करेंगे रखा आपसे। है। हाँ, डाल रखा है, ठीक है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अंत में मैं सुमेर सिंह राजावत जी से कहूंगा कि आए और दो शब्द बोलें, और साथ ही साथ सुभाष नालंगे जी बाद में सुमेर सिंह जी से थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो वो आपसे मांग रहे हैं, वो भी पूरी करिएगा। सुमेर सिंह जी, आखिरी में कार्यक्रम का समापन करें, अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। सुमेर सिंह। हुकुम। आप सभी को नमस्कार। आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपकी जो भी का समाधान किया। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि इस सेक्टर पर अपना अमूल्य समय देते हुए
जिस फॉर्म में भी चर्चाएं हुई है उनको आगे बढ़ाते हुए कार्य क्रियान्वयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष नलंगे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत विस्तार कम समय में और बहुत गागर में सागर भरने जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए और साथ ही साथ हौसला बढ़ाया। और साथ ही साथ सभी जुड़े साथियों का भी धन्यवाद। मिलकर हम आइए सहकारिता के क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं और एक देश में सहकारिता की दूसरी क्रांति शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे 8:15 बजे। कल का विषय हमारा सेवा क्षेत्र से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को और अन्य कोई बात करनी है, चर्चा करनी है, तो वो आपस में कर सकता है। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ।